प्रिय छात्र, आज हम लोग कक्षा 12 अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत निहित कविता के बहाने पढ़ेंगे, जिसके कवि कुंवर नारायण हैं। तो पाठ प्रवेश से पहले हम लोग कवि परिचय से परिचित हो लेते हैं। कवि कुंवर नारायण का जन्म सन 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद काव्य जगत में प्रवेश किया। उनका प्रथम काव्य संग्रह चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुआ था। तत्पश्चात उनकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई, जिसमें परिवेश, हम तुम, इन दिनों, आत्मजयी इत्यादि। उन्हें उनकी रचनाओं के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार इत्यादि से सम्मानित किया गया था। इस महान कवि का मृत्यु सन 2017 में हो गई। इस पाठ्य पुस्तक में कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई है। पहला है कविता के बहाने और दूसरा बात सीधी थी। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है तो दूसरे ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। इस प्रकार नई कविता आंदोलन में कवि का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम लोग पाठ प्रवेश करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि ने कविता की तुलना अपनी कल्पना और चिड़िया के उड़ान से की है। कवि कहता है कि चिड़िया में तो उड़ान होती है, परंतु उसकी उड़ान की भी एक सीमा होती है। लेकिन कवि की कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। चिड़िया घर के अंदर बाहर उड़ती है, वह एक घर से दूसरे घर तक उड़ती फिरती है, लेकिन चिड़िया उस तरह से उड़ान नहीं भर सकती है जिस तरह कविता भरती है। अर्थात कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से बढ़कर है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना फूल भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अर्थात कवि की कल्पना फूलों की तरह खिलती रहती है, लेकिन फूलों को खिलने की एक सीमा होती है। वे अलग अलग उद्यानों को अपनी खुशबू से महकाते रहते हैं। फूल सुबह खिलता है, शाम को मुरझाकर गिर जाता है। अर्थात वे एक निश्चित समय में खिलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, जबकि कविता फूल की तुलना में बिना मुरझाए लंबे समय तक पाठकों के मन को महकाती रहती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इसमें कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल की तरह है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी कभी भी किसी भी तरह खेलने लगते हैं, उसी की तरह कविता भी किसी भावबंधनों की सीमा को नहीं मानती है। बच्चे भी अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, जाति रंग आदि का भेदभाव नहीं रखते हैं। अतः कवि भी अपने बात कहने में किसी तरह के सीमा के बंधन में नहीं फंसते हैं। वे बच्चों की तरह सभी को साथ लेकर चलते हैं। वे सारे संसार को अपना ही मानते हैं। अब इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। उसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता के बहाने में कवि कुंवर नारायण ने कवि और बच्चे में समानता दिखलाई है। बच्चे अपना पराया भूल कर खेलते हैं, उसी तरह कवि की कल्पनाएं भी असीम होते हैं और वे किसी सिद्धांत भेद या छंद में न फंसकर सबके लिए काव्य रचना किया करते हैं। अतः कवि के कविता बच्चे के खेल की तरह है। जिस तरह बच्चा खेल को जानता है, उसी प्रकार कवि कविता को भी जानता है। अगला प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं कि उड़ने और खिलने में कवि ने सीधा संबंध दिखाया है। चिड़िया उड़ती है एक जगह से दूसरी जगह, एक घर से दूसरी घर, और फूल सुबह से लेकर शाम तक महकता रहता है। लेकिन फूल और चिड़िया के उड़ने और खिलने की एक सीमा है। कवि अपने विचारों के द्वारा लोगों को प्रेरित करता है।
वे अपनी कल्पना की उड़ान भरते हैं। साथ ही कविता खिलकर अपने वातावरण को सुगंधित करती है। अतः उड़ने का संबंध कवि के विचारों की उड़ान से है। साथ ही कविता की खुशबू सबको महकाती है। अब अगला प्रश्न है कि कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं कि कवि ने कविता के बहाने कविता में कविता और बच्चों को समानांतर कहा है। कवि का मानना है कि बच्चे खेलने के समय अपना पराया, अमीर गरीब आदि का भेदभाव नहीं रखते हैं। उसी प्रकार कवि रचना करते समय सीमाओं के बंधनों का ध्यान नहीं रखते हैं। बच्चों के सपने असीम होते हैं, उन्हें सारा संसार अपना लगता है। उसी प्रकार कवि की कल्पना को सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। उनकी कल्पना की सीमाएं भी बहुत अनंत होती है। अब अगला प्रश्न एक और है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं। कवि ने कविता में फूल का उदाहरण दिया है। फूल सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, लेकिन कविता का स्वरूप अनंत काल तक बना रहता है। बिना मुरझाए कविता खिलती रहती है। कई पीढ़ियों तक लोग कविता पढ़ते रहते हैं। कविता कवि की लेखनी से युगों युगों तक विकास पाती है। अपनी जीवंतता के कारण कविता पाठकों के विचारों को महकाती रहती है। अतः कविता बिना मुरझाए युगों तक खिली हुई महकती रहती है।